मैं कह रहा हूँ आज़ादी के बाद से असेसमेंट एक भी फैसला किसी भी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ऐसा नहीं आया है जो किसी भी कमज़ोर वर्ग को होलिस्टिक जस्टिस देता है। होलिस्टिक जस्टिस मतलब ये है कि आपके दोनों हाथ काट लिए, एक उंगली वापस कर दिया और देखो हमने उंगली वापस कर दी, पैंट उतार लिया, बेल्ट पकड़ा दिया, ऐसा 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 काम हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच मैं बता रहा हूँ। और जो बेल्ट दिया वो भी आपने देखा कि वो काट दिया था, उससे भी आप ठीक से लग भी नहीं रहा, कपड़ा भी नहीं मान पा रहे हैं उससे। कोई जज अगर अपना जो उसका जुडिशियल डोमेन है, अगर जो उसका लीगल एक्यूमेन है, अगर वो उसको वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको यूज़ करके अगर वो जुडिशियल माइंडसेट से अगर वो कोई भी डिसीजन दे रहा है, आपने तो उसको एक चेतावनी पहले दे दी कि जो स्टेट कर रहा है, जो गवर्नमेंट ने कह दिया है, उससे आप अलाइन नहीं करोगे, इसका मतलब आप एंटी नेशनल हो। तो ये तो आपके सामने ये बेसिकली एक स्टेटमेंट नहीं है, ये आपको एक एसओपी दे दी गई है कि ये आपके लिए ये इस तरह से आपको चलना है, ये स्ट्रक्चर है, आपको इस लाइन पे चलना है और ये बात है। वो जो 4 जजेस जो आए अपने संवाददाता सम्मेलन में 2018 में, वो महज इत्तेफाक नहीं था, वो दिख गया था जज लोया के समय से। हम लोग सब जानते हैं कि जज लोया के साथ क्या हुआ, और वहीं से सिग्नल गया था और भीतर से एक कश्मकश और बहुत डरे हुई स्थिति में जुडिशरी है। और शुरू तो जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, अब हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा। हमला शुरू कर दिया है संवैधानिक हर एक पूरी व्यवस्था पे, हमला शुरू कर दिया है हर एक इंस्टीट्यूशन पे डेमोक्रेसी की। और उन इंस्टीट्यूशंस में से सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन एक जुडिशरी है। राइट। उस पर अभी आपने बता ही दिया कि किस प्रकार से निर्लजता से हमले किए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है कि जो जजेस बहादुरी से अपना संवैधानिक जो उनकी ड्यूटी है या कर्तव्य है वो निभाना चाहते हैं, उनके लिए हालात मुश्किल किए जा रहे हैं दिन ब दिन। अप्रैल का महीना है, बहुत इवेंटफुल। अभी 3 तारीख को दिल्ली के महाराज सदन में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में एक बड़ी सभा हुई। विपक्ष के बहुत सारे नेता और सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पे इकट्ठा हुए। आपने अखबार में पढ़ा ही होगा और वीडियोस देखे ही होंगे। इसके अलावा ये महीना बहुत इवेंटफुल है। रमज़ान का महीना चल रहा है। 11 तारीख को ज्योतिबा फुले की जयंती है और उसी दिन हम लोग के बॉस और सीनियर लीडर एक्टिविस्ट सूरज मंडल साहब का भी जन्मदिन है। 12 तारीख को राहुल सांकृत्यायन की जयंती है। 13 तारीख को बीपी मंडल कमीशन के जनक अध्यक्ष, उनकी जयंती पुण्यतिथि है। और 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की जयंती है। पूरे महीने अम्बेडकरनामा पर देश से कई प्रोग्राम्स आप लगातार देखते रहेंगे और कई इवेंट्स आपको दिखाएंगे, लोगों के भाषण, मिलना जुलना सब बताते रहेंगे। बहरहाल, जब से DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तब से सरकार और जुडिशरी में टकराहट कुछ तेज हो गई है। सबसे पहले नवंबर के महीने में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर हमला बोला। बहरहाल 8 साल से उनकी सरकार है, इस पर बहस पहले भी हो सकती थी, लेकिन जो उनके चहेते जजेस भी रहे होंगे, उन्होंने भी उनके प्रपोजल को इनकार कर दिया। सवाल उठा रहे हैं कि डाइवर्सिटी को लेकर, तो बगैर अगर कॉलेजियम सिस्टम है भी तब भी डाइवर्सिटी तो हो ही सकता है। इस समय ही सवाल उठाने के क्या मायने हैं। दूसरे, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, उन्होंने भी जुडिशरी पे एक तरीके से हमला बोला। और हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने सिटिंग जज को एक तरह से धमकाने की कोशिश की। बाद में मामला तुल पकड़ा और उनको अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। इन बिटवीन लॉ मिनिस्टर ने जो है वो रिटायर्ड जजेस टुकड़े गैंग कहा और कहा कि उचित कार्रवाई समय आने पर करेंगे। एक तरह से धमकी है। अभी CBI का डायमंड जुबली हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है। क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में है, या जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वो हैं, या फिर बीजेपी या सरकार में जो लोग हैं वो हैं? सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला आया है मीडिया वन को लेकर, कि जिसमें
उनको बैन कर दिया गया था, लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो सिविल राइट्स हैं, जो मानव अधिकार हैं, उसका दमन नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि ये सरकार लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर छोटे मोटे एक्टिविस्ट पर भी मुकदमा करती है, उसको जेल में बंद कर देती है। ये तमाम मसला चल रहा है लगातार। इसी बीच 14 अप्रैल को हम सब बिजी रहेंगे और दिल्ली में एक प्रोग्राम होना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। और सवाल ये है कि क्या अब जुडिशरी को और जजों को बचाने की जिम्मेदारी भी सिविल सोसाइटी पर, इस देश के लोगों के ऊपर आ गई है। जी हाँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 14 अप्रैल को शाम 4 बजे पटियाला हाउस गेट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के गेट तक, गेट नंबर D, वहाँ तक एक सिटीजन्स मार्च है जिसमें कई तरह के लोग शामिल होंगे। जुडिशरी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये मार्च है। दिलचस्प है ना। ये आधुनिक भारत है, 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, कितना डेमोक्रेसी हमारा मजबूत हुआ है, कितने ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स बचे हैं, कितने मजलूमों को, कितने गरीब दलित मजदूर को क्या न्याय मिला है, ये सब समझने की ज़रूरत है। यदि जुडिशरी को बचाने के लिए भी सिविल सोसाइटी को सड़कों पर आना पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में आज हमारे साथ कई साथी हैं। सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब हैं और आप लगातार इनको सुनते रहते हैं। ये संगठन चलाते हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और 2 पेज का इनका मेमोरेंडम है। डॉक्टर ऋतु सिंह हैं, सोशल मीडिया पर आप लगातार इनको सुनते रहते हैं। राजेश हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। धर्मवीर गगन यादव हैं और डॉक्टर सूरज मंडल हैं, आप लगातार सुनते हैं। मयंक यादव हैं, लॉयर हैं, यहाँ ज़्यादातर लॉयर हैं। और इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है ये मसला। और जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन जुडिशरी को बचाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। आप सबका स्वागत है अम्बेडकर नामा में। शुक्रिया। पहले प्राचा साहब आप ही से शुरू करते हैं। नहीं, शुरू तो जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, अब हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा। हमला शुरू कर दिया है संवैधानिक हर एक पूरी व्यवस्था पे, हमला शुरू कर दिया है हर एक इंस्टीट्यूशन पे डेमोक्रेसी की। और उन इंस्टीट्यूशंस में से सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन एक जुडिशरी है। राइट। उस पर अभी आपने बता ही दिया कि किस प्रकार से निर्लज्जता से हमले किए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है कि जो जजेस बहादुरी से अपना संवैधानिक जो उनकी ड्यूटी है या कर्तव्य है वो निभाना चाहते हैं, उनके लिए हालात मुश्किल किए जा रहे हैं दिन ब दिन। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, मैं इतना ही बार कहना चाहूँगा आपसे कि 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की इंडिपेंडेंस के इतिहास में या पूरी दुनिया के डेमोक्रेसीज के सब इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बोला कि हमारे ऊपर दबाव है और हम देश की मालिक, इस जनता से जो देश की मालिक है, जनता से गुजारिश करते हैं कि वो चीज़ों को देखे, समझे और उस पर कार्रवाई करे। ये कब हुआ? ये 2018 में 4, जिसमें गोगोई साहब वो वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, गोगोई साहब तो खास स्पेशल सुप्रीम कोर्ट के जज हुए। मैं आप वही गोगोई साहब, अब मैं जो हालात हुए उसको ही देख के आपको एक इन्फॉर्म्ड गेस या निष्कर्ष दिखा रहा हूँ जी। जनता ने 2018 में एक डर या कहें कि प्रेशर में लोगों ने, जो जनता के नौकर थे, जजेस भी तो जनता के नौकर ही होते हैं ना, नौकरों ने मालिक से गुहार लगाई कि हमारे ऊपर कुछ गुंडों का दबाव है, हमें बचाओ। मालिकों से कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई और जब हम उन्हें नहीं बचा पाए तो उन्होंने जो एक आसान रास्ता था, राज्यसभा की तरफ जो जाता था, शायद वो इख्तियार कर लिया। और एक और जज अभी रिसेंटली रिटायर हुए अब्दुल नज़ीर साहब, उनको भी तुरंत गवर्नर बना दिया गया। बहुत सारे जजेस, वो तो आरएसएस के वहाँ भी गए थे प्रोग्राम में, ऑफिस। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब जब जनता ने, जजेस ने तो जो जनता के नौकर थे उन्होंने अपनी मजबूरी बता दी कि भाई हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमें सांस लेने में भी घुटन हो रही है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दी। फिर ये मैं समझता हूँ जनता की कहीं ना कहीं कमी रही कि वो खड़े नहीं हुए, अपने जो इतने महत्वपूर्ण देश के पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको बचाने के लिए। अंजाम और नतीजा उसका ये है कि आज खुले आम जजेस को धमकियां दी जा रही हैं परोक्ष रूप से, और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्तियों। सबसे बुरी बात यही है
कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए राज्यसभा से धमकियां आ रही हैं। बताइए आप, इससे बड़ी धनखड़ साहब जो एक इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं, लॉयर भी हैं, तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। किरण रिजिजू साहब, और सबसे बड़ा दुख मुझे इसी बात का होता है, वो तो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, उनके अंदर तो इनबिल्ट है इंसाफ और बराबरी और संविधान की सुरक्षा। उनको भी स्कूल में दूसरा पढ़े हैं ना, प्रधानमंत्री जी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। नहीं, वो पहले स्कूल में किसी भी पढ़े हो, लेकिन वो अंदर से उन्हें, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि कितनी उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ये कड़ी होगी ये बात बोलने के लिए। बाकी जो नागपुर से पढ़े हुए लोग हैं, डायरेक्ट नागपुर वाले लोग हैं, वो तो ये सब बातें आसानी से कर लेते हैं, निर्दयी होते हैं ना। किरण रिजिजू साहब तो बुनियादी तौर पे पैदाइशी ऐसे नहीं हैं, उनको भी कितनी मेहनत लगी होगी ऐसी बात करने के लिए, और कितनी उनके ऊपर दबाव रहा, यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, कितना दबाव रहा होगा उनके ऊपर कि वो इस प्रकार की असंवैधानिक और मेरे ख्याल से निर्लज बातों का प्रयोग करें। तो ये माहौल में अब हमने सोचा कि देश की जनता, हमने बहुत लोगों से बात की, 300 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, सीनियर लॉयर्स ने एक चिट्ठी जो है प्रेसिडेंट साहब को लिखी है। सोशल जो एक्टिविस्ट है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, 300 के करीब उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने भी एक चिट्ठी इसी मुद्दे पे राष्ट्रपति साहब को लिखी है कि जुडिशरी के ऊपर अटैक, मतलब भारत की जो बुनियाद है उसके ऊपर अटैक है। किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंस जुडिशरी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार को, जो हमारी समझ में आता है, इतनी बहरी और निर्लज सरकार है, इसको चिट्ठियाँ सभ्रांत तरीके समझ में ही नहीं आते हैं। तो जनता नहीं, मैं तो इतिहास का छात्र हूँ ना, आप भी इतिहास ही पढ़े हैं जहाँ तक मुझे याद है। ये सरकार अपने एजेंडा में बहुत ऑनेस्ट है, और इसको जो बेईमानी बहुत ईमानदारी से कर रही है, ये बात मैं मानता हूँ। हाँ। चलिए, एक सवाल और आपसे बाद में लेंगे। डॉक्टर रितु, क्या है मैं इतनी बात और कहना चाहता हूँ कि जनता की जिम्मेदारी है। हम लोगों ने जो जनता के लोगों से बात की, हम सब ने ये गलती मानी है कि हमने 5 साल पहले अपने जो एक पब्लिक सर्वेंट्स थे उनकी हिफाजत नहीं की, उससे हालात और बिगड़े। तो अब हम उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस की सुरक्षा के लिए सड़कों पे उतरेंगे, जो भाषा इनके सरकार को समझ में आती है। पहले लोग सड़क पे उतरे थे, 2 अप्रैल को भी SC/ST एक्ट पे उतरे थे, तो तुरंत एक्शन हुआ था, एक्शन का रिएक्शन हुआ ना तुरंत। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या कुछ जजों ने बार्गेनिंग का रास्ता भी बनाया होगा? बहुत ये सब होता है, ये सब होता है। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जो जजेस ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते हैं उनको हम खड़े होकर प्रोटेक्ट करें। बाकी जो लालच में कुछ करना चाहते हैं, उनका तो कोई इलाज किसी के पास भी नहीं है। समय आने पर उनका इलाज भारत का संविधान ही करेगा, और अच्छा इलाज करेगा। जो लालच की वजह से जो गलत काम करते हैं, डर की वजह से, फिर भी एक तरह से कहा जा सकता है कि दबाव इतना है और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो कई चीज़ें दबाव में आके की गई, तो उसकी माफ़ी तो हो सकती है, लेकिन लालच की कोई माफ़ी नहीं है, वो भी संविधान की शपथ लेके, संविधान की शपथ को तोड़ने की। रितु, क्या है बताइए जरा, आप तो एक्टिविस्ट हैं सर। ये वही है कि स्कॉलर एक्टिविस्ट, नॉट सिंपल एक्टिविस्ट। एब्सोल्युटली सर, पढ़े लिखे एक्टिविस्ट। हम वो गवार नहीं है जो अंधविश्वास में डूब के बस झंडा और डंडा लेकर सड़कों पे उतर जाए बिना लॉजिक के। हम लोग बहुत पढ़े लिखे। आज शायद आपके यहाँ पे भी हम इसलिए बैठे, और अम्बेडकर नामा भी किसी ऐसे का इंटरव्यू नहीं लेगा, कवर नहीं करेगा जो हमने देखा कि जो अज्ञानता फैलाएगा, अंधविश्वास फैलाएगा। सो मुझे ये लग रहा है कि बहुत अच्छा है जो आज हम ये कैजुअल एक कॉन्वर्सेशन और बैठे हैं। और यहाँ अम्बेडकर नामा से ये मैसेज इसलिए जाना चाहिए, सबसे पहली बात कि 14 अप्रैल को 132वां जन्म दिवस है डॉक्टर अम्बेडकर जी का, और ये बहुत बड़ा मैसेज है। जिस तरीके का आप एक मिशन, एक मुहिम आप चलाते हैं, इट इज़ नॉट ए यूट्यूब चैनल, वो एक ऐसा मिशन है कि जिससे जो आप एनलाइटन भी करते हैं, एक प्रोटेस्ट फॉर्म में भी आप वो करते हैं, जागरूक लोगों को, और एक नॉलेज है अपने आप में। तो उस चीज़ से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि 14 तारीख किसी के लिए होली है, किसी के लिए दिवाली है, किसी के लिए ईद है, कुछ भी है, ये डाइवर्सिटी है, इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश में आप सब कुछ बना सकते हो, लेकिन किसकी बदौलत? वो संविधान जिसने हमें ये सारे अधिकार दिए। जब उस संविधान के पन्ने एक एक पन्ने करके ये फाड़ते जा रहे हैं, बस एक ढांचा रह गया, अंदर से पूरा सिस्टम करप्ट है और उस संविधान को फाड़ना चाह रहे हैं। और हम एक्टिविस्ट की, जैसे एडवोकेट्स हो गए, हम जैसे एक्टिविस्ट, जैसे आपने बताया, आप जैसे इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट प्लस प्रोफेसर, हिस्टोरियन आई वुड से, हम सबकी जिम्मेदारी अब बनती है कि चुप तो हम वैसे भी नहीं रहते सर। आपसे और मेरे से बड़ी मिसाल कौन होगा इस चीज़ की कि चुप नहीं रहे? तो आज आई थिंक एक एग्जाम्पल बन के सबके सामने है। और चुप नहीं थे तो कोर्ट में शायद जिस दिन आपका केस था
उतने कोर्ट में लोग नहीं होंगे जितने कोर्ट में वकील थे। जज भी सफोकेटेड फील कर रहा था, ये किसको पकड़ के ले आए सबका सभी दोस्तों का शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस चीज को बचाने के लिए मुझे एक चीज लगती है कि अपने संविधान को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात जुडिशरी एक ऐसी चीज है जिसको एक इंडिपेंडेंट होना, नीड फेयर एंड फ्री जुडिशरी, फेयर एंड जस्ट फ्री जुडिशरी, यस। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अब हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, और सोशल जस्टिस की बात कौन करेगा? सोशल जस्टिस की वो बात नहीं करेगा जिसके घर में दाने होंगे खाने को। सोशल जस्टिस की वो इंसान बात करेगा जिसके साथ सदियों से इनजस्टिस होता है, और वो तबका कौन है? SC ST OBC मिनॉरिटीज, जिनके पास कभी अधिकार रहे ही नहीं, जिनके पास कभी कोई चीजें थी ही नहीं। तो उन बेचारों को आए दिन उनके साथ उत्पीड़न होती है, शोषण होता है। एक अंदर एक फील है कि हम अगर कोर्ट में जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि जजेस जो होंगे वो न्याय देंगे। वो उस कुर्सी पे बैठे, वो ना इसका है ना इसका, दोनों पक्ष की उम्मीद की जाती है, उम्मीद की जाती है। उस पे आऊंगा अभी। एग्जैक्टली। और सर जो करप्ट बेईमान लोग आके पावर में, जैसे सर ने कहा कि जो नौकर हमारे, जिनको हमने ड्यूटी दी है कि सर्व करो, और खासकर वो नौकर जो 131 MLA MP जो आज पावर में हमारे बैठे हैं, मुंह पे जिप लगाकर, उनका ये दैत्य रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी बनती थी कि अपने गरीब लोगों की, समाज के दलित पिछड़े आदिवासियों की बात सुने, जो उम्मीद लेकर आते हैं। If you include OBC तो ये 250-300 नंबर है। 250-300 एग्जैक्टली। तब मैं सिर्फ अभी SC ST की बात करूं, बट यू आर वेरी राइटली यू सेड कि अगर OBC 131 तो हमेशा आने ही आने है ना, OBC की कोई गारंटी नहीं है। नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। नहीं वो कोई गारंटी, चाहे रिजर्वेशन खत्म हो जाए, लेकिन नेता जरूर आएंगे, नेता जरूर आएंगे। समय आने दीजिए। अगर हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए तो OBC नहीं आ पाएगा एक भी। ये तो मजबूरी में टिकट दी जा रही है, क्योंकि गले की हड्डी बने हुए, वोट किससे लेंगे? दिल से नहीं मिल रहे हैं। OBC के लोगों को नेता नहीं बनाया जा रहा। मेरा OBC नेता था भी खुश नहीं है, मैं जानता हूँ। सूरज जी, अच्छा सर, मैं 1 मिनट खत्म कर दूं, बस मेरा एक पॉइंट है, मेरी बात सुन लीजिए। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग आस लगाते हैं, और जब हमारा जुडिशरी, जब जजेस ही प्रेशर में काम करेंगे, तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? चाहे वो मेरा केस, आपका, चाहे किसी गरीब का केस है। तो ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, नेशनल कन्वीनर है महमूद प्राचा जी, और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन संगठन से ज्यादा आई थिंक हम सबका एक मिशन है। ये आपका भी मिशन है, आपका भी मिशन है, क्योंकि आप भी संविधान बचाओ संघर्ष समिति के वो हैं। तो आई थिंक इट इज वन एंड ऑल, ये सब सेम ही है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी। 14 तारीख को सड़कों पे, और जजेस को ये आश्वासन हम जैसे पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी समाज देता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम वैसे भी सड़कों पे हैं। हमारे पास 2014 के बाद से रास्ता ही नहीं बचा सड़कों की सिवा कोई और। हम आपके साथ हर एक तरीके से सड़कों पे है। आपके ऊपर कोई किसी भी किस्म का प्रेशर आने से पहले वो प्रेशर हम झेलेंगे। जजेस जो है वो मजबूत रहे हर तरीके से, और इंडिपेंडेंट होकर आप काम करें। पूरा देश आपके साथ है। तो मेरा यही कहना है कि इस 14 तारीख की मार्च में, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट से है, गेट नंबर तो आप बता ही चुके हैं, 6 गेट नंबर से सुप्रीम कोर्ट तक है। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जो गद्दार समाज के दलाल हमें धमकियां दे रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं इस मार्च को स्पॉइल करने के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट है। तो बाबा अम्बेडकर किसी भी धर्म के लोगों के लिए, जैसे ये अम्बेडकर राइट आपके सामने बैठे, ये अम्बेडकर राइट आपके सामने बैठे, मैं बाबा साहब का बिगड़ा चेला एंड अ डैशिंग पर्सनालिटी आई वुड से, जिससे बहुत लोग जलते हैं। आपके प्रिंसिपल की बात ले लो, तो ये वो लोग जो गद्दार, चाहे वो समाज के, जिनको जूता पत्तल चाटने की आदत है, वहाँ चाटो। हमारे साथ ये नहीं चलेगा। ये मार्च नहीं, ये हमारा अधिकार है, ये प्रोटेस्ट नहीं है। और 14 अप्रैल हमारे लिए दिवाली भी है, ईद भी है, होली भी है, हर एक त्यौहार। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर अगर कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है, तो मैं ये दावे से कहती हूँ कि उनसे जलने वाला और उनको खत्म करने वाला वही होगा जिसने अंबेडकर नहीं पढ़ा, जिसने संविधान नहीं पढ़ा। क्योंकि जिसने संविधान पढ़ा है, तो आज अगर ये महिला बोल पा रही है, चाहे किसी भी समाज की महिला बोल पा रही है और गर्व से जीतती है, सर उठा के चलती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की बजाय और उनके संविधान की बदौलत। तो इसको अगर बचाना है तो हमारा साथ दे सड़कों पर आके। जी सर। चलिए, मैं संविधान तो मैंने नहीं पढ़ा है, पूरा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पढ़े हैं। हाँ सर, सेम सूरज जी, आप अभी बहुत एक्टिव थे और लगातार रहते हैं। 3 तारीख के प्रोग्राम में आप एक्टिव रहे हैं, और प्राचा साहब जो बात कह रहे हैं, डॉक्टर रीतू जो बात कह रही हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे हमले हो रहे हैं या उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन कह रहा हूँ और तमाम, कि आपको लगता है कि मूवमेंट, आंदोलन, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज़ का यूनाइट होना, जैसे उस दिन 13-14 पार्टी के लोग थे, ज़्यादा थे, वही एक रास्ता है, क्या है? बिल्कुल। पहले तो मैं बता दूं कि किस तरह से जुडिशरी पर जो हमला है, वो जो 4 जजेस जो आए अपने संवाददाता सम्मेलन में 2018 में,
वो महज इत्तेफाक नहीं था, वो दिख गया था जज लोया के समय से। हम लोग सब जानते हैं कि जज लोया के साथ क्या हुआ, और वहीं से सिग्नल गया था, और भीतर से एक कश्मकश और बहुत डरे हुई स्थिति में जुडिशरी है। और अब 8 साल आपने बता दिया कि इनको कोई समझ नहीं थी कि किस तरह से जो हम लोग जो कॉलेजियम सिस्टम पे बात करें, अचानक जो है लॉ मिनिस्टर इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और जो जजेस हमारे साथ सोशल जस्टिस एक्टिविटीज़ में साथ हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ गिना रहा हूँ, 4-5 जजेस हैं उनको। हाँ, जानता हूँ। और सोशल अभी गुंटूर में भी जो सभा में 3 जज रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के हमारे साथ थे, उनको जो इन्होंने धमकी दी है कि हम आपको देख लेंगे, तो ये मैं समझता हूँ आंख खोलने की ज़रूरत है तमाम पिछड़े वर्ग, तमाम दलित और आदिवासी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, कि तुम्हारे साथ जो खड़ा रहेगा उसको गालियाँ देंगे, धमकी देंगे, और उसका जवाब सड़क पर ही दिया जा सकता है। जो इन्होंने मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हम लोग भी इतने दिनों से जो रोस्टर के आंदोलन से संविधान बचाओ संघर्ष समिति में एक्टिव होकर जिस तरह से 5 मार्च को हमने 2019 में भारत बंद करके दिखाया था, वैसी स्थिति लाने की ज़रूरत है। और जो 3 अप्रैल को सभा हुई है, जिसमें 19 पार्टी के लोग और 32 अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग उस दिन एक मंच पर थे, सामाजिक न्याय के मसले पर, उसमें कहीं न कहीं बहुत ही गंभीरता से जुडिशरी पर हमला, इलेक्शन कमीशन पे हमला जुड़ा हुआ है। और अभी महमूद साहब ने बहुत कहा कि मालिक से गलती हुई, मालिक से कोई गलती नहीं हुई है। आप ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं, हमें विश्वास नहीं है उस पर। ये बैलेट से चुनाव करा के देख ले, अगर 1984 वाली स्थिति में बीजेपी नहीं आ गई, 2 सीट से अधिक आ गया, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत जनता की सेवा की होगी। तो ये 14 अप्रैल को जो आपने कहा बाबा साहब की जयंती है, और ये पूरे हिंदुस्तान के जो मजलूम लोग हैं, जो मेहनत कश हैं, गरीब हैं और लाचार लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और उस दिन को हम ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब की इच्छा अनुरूप एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी को समाप्त किया जा रहा है। तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। हम में से जो भी आ सके वो कम से कम आए पटियाला हाउस, अगर दिल्ली में है, नहीं है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने अपने जगहों पर जिस तरह से भी आप चाह के इस बात को व्यक्त कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हमें बचाना पड़ेगा, आप करें। आप सभी से विनती है, अनुरोध है कि इस दिशा में आगे बढ़ें, अन्यथा 2024 के बाद हम और आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि आप यहाँ बैठ के इस तरह की चर्चा कर सकें। चलिए, अंबेडकर और लोहिया दोनों प्रासंगिक हो गए हैं। अंबेडकर लगातार लिखते रहे कि अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ते रहो, किसी भी कीमत पर लड़ते रहो। लोहिया ने कहा कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। क्या उस समय आ गया है कि लोग अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए, अपने आन बान शान प्रतिष्ठा आत्मसम्मान को बचाने के लिए संघर्ष करें? हमारे साथ राजेश हैं। राजेश ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, एक तरीके से रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उनके लिए काम करते हैं और ट्रेड यूनियन चलाते हैं। वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या समझ है, जो हालात हैं, सिस्टम चल रहा है, और कैसे इस संगठन से, इस मुहिम से आप जुड़े हैं। जी राजेश। सभी साथियों को जय भीम। जैसा कि सर ने बताया, रतनलाल सर ने, कि मैं सोशल आगे थोड़ा आ जाइए, और रेहड़ी पटरी फुटपाथ दुकानदार के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन सभी चीज़ों को अगर बारीकी से देखें तो ये सारी बातें वहीं आ जाती हैं कि संविधान के खिलाफ जिस तरीके से कोई भी एजेंसी काम कर रही है, उसको किस तरीके से मजबूत करके संविधान के तहत काम कराना चाहिए। तो मैं भी इस मुहिम में इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान हमको दिया था, जिसके तहत जो है सभी लोग, क्योंकि जितने भी जजेस हैं, चाहे पुलिस अथॉरिटी है, चाहे कोई भी अथॉरिटी है, वो सब जब अपनी ड्यूटी से हटते हैं तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो वो एक आम भारत के नागरिक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपनी चेहरे पे पहुंचते हैं या अपनी ड्यूटी पे पहुंचते हैं तो वो उनकी जिम्मेवारियां लोगों के प्रति बन जाती हैं।
अब जैसा कि सेवा शांति न्याय दिल्ली पुलिस का एक नारा है, मैं इसलिए दिल्ली पुलिस पे आऊँगा क्योंकि न्याय इसमें भी आ जाता है, जो ज़मीन से ही आपका रोज आमना सामना होता है। रोज आमना सामना होता है। तो जब वो किसी फुटपाथ दुकानदार को हटा रहे होते हैं तो हमारी आर्गूमेंट सीधा ग्राउंड पे होने लगती है, जो भी अधिकारी आते हैं। तो जब वह हमारी बातों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम संवैधानिक के तौर पे कानूनी तौर से बात रखते हैं जी कि भाई ये इनके राइट्स हैं, ये संविधान इनको अधिकार देता है, तो उस समय पे एकदम जो है पुलिस वाला खुद बोलता है जी मेरे पर प्रेशर है। अब वो चाहे लोकल नेता का हो, चाहे और जो पूंजीपति रुतबेकार लोग हैं जो बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे उनका दबाव हो, वो एक दबाव में काम करता है। सेफ्टी बल्ब नहीं लगाते हैं, प्रेशर कुकर वाला जो जी प्रेशर वाला अब ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जी। तो हम लोगों को साइड ले जाके भी बात की जाती है कि आप इससे हट जाइए और इसको हटाने दीजिए, लेकिन जब हम अपनी बात पढ़ रहते हैं तो हम पे मुकदमे भी किया जाता है। मैं अब तक इन बातों पढ़ के संवैधानिक तरीके से कार्य कराने की कोशिश में 2 या 3 बार लगभग तिहाड़ जा चुका हूँ। अच्छा, हाँ जी। कौन सा केस में? यही फुटपाथ दुकानदार के लीगल तरीके से कार्य को कराने के लिए। अच्छा, तो जिसमें मुझे मिशन से मैं जाते जाते रह गया। अब हमला उसी पे है ना जहाँ से इनको छुड़ा के लाते हैं हम। हाँ। अब उसी पे हमला है। अच्छा, ठीक है जी। तो हम बार बार अपनी यही बात रखते हैं कि आप पुलिस अगर अधिकारी हैं तो आप भी स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर कोई भी सत्ताधारी या कोई भी नेता या पूंजीपति कैसा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो रास्ता स्ट्रगल का होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। उस रास्ते में कानूनी तरीके से कोई भी पुलिसकर्मी अधिकारी कोई भी लड़ना नहीं चाहता एक लॉबी के खिलाफ जाके, वो एक आसान रास्ता अपनाता है, उसकी बात को मानता है। ये रैली जो है जुडिशरी न्याय व्यवस्था को बचाने के लिए रैली है जी, तो उसमें आप शिरकत कर रहे हैं? बिल्कुल शिरकत कर रहे हैं और पूरी सपोर्ट करेंगे, और तमाम दिल्ली के जो हॉकर हैं और जो हमारे साथ और भी संगठन हैं उनको बिल्कुल लाने की और साथ में इस मुहिम को सक्सेस करने की पूरी कोशिश है। चलिए, तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पे अभी और आएंगे आपके पास। हाँ बोलिए। खैर एक ये जुडिशरी की बात नहीं है, लॉयर्स के ऊपर भी दिन रात हमले हो रहे हैं, जो एक सबसे मजबूत कम्युनिटी मानी जाती है। द्वारका में एक लॉयर की हत्या कर दी गई। तो एक लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट या एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी जुडिशरी को या जुडिशल सिस्टम को या न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी हम मांग रखेंगे। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लॉयर्स हैं। मैंने पीएचडी भी एक लॉयर पे ही की है और इतिहास का छात्र हूँ, तो मुझे पता है कि किसी भी समाज में परिवर्तन में लॉयर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप नेशनल मूवमेंट का हिस्ट्री पढ़ें तो जितने बड़े बड़े लीडर्स थे सब बैरिस्टर थे ज़्यादातर, उसमें से सब लंदन से और बाहर से पढ़कर आए थे। हमारे साथ 3 यंग लॉयर्स हैं, सुफियान है और मयंक है और धर्मवीर है। ये चूँकि अभी इनका एक लंबा करियर है और जिस तरीके से काम कर रहा है सिस्टम, यंग क्या समझते हैं और इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल होने जा रहे हैं, ये समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। शुरू करते हैं, धर्मवीर से शुरू करते हैं। धर्मवीर साहब जी बताएं। सर, जैसे ये जो प्रोग्राम हो रहा है 14 अप्रैल को, इसका फोकस है कि जुडिशरी को बचाया जाए। जुडिशरी पे हमला हो रहा है। हमला तो मतलब हर चीज़ पे हो रहा है, लोकतंत्र पे, लोकतंत्र की जितने भी पिलर्स हैं, हमला सब पे हो रहा है और पहले से हो रहा है। कुछ पिलर्स पे तो इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है, जैसे मीडिया। कुछ तो लमलेट हो गया है, कब्जा नहीं, मतलब पूरी तरह से नहीं, हाँ लमलेट हो गया है। आपकी भाषा में बिल्कुल सही है वो, मैं गाँव का आदमी बिल्कुल। तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वो पूरी तरह से साष्टांग जो है लेट चुका है उनके सामने। तो कुछ जो बचे हुए जहाँ उम्मीदें हैं, मतलब ये जो मुद्दा है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जनता की जो उम्मीद है ना, तो सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, पुलिस आपकी बात, जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि पुलिस नहीं सुनता है, तो कहाँ जाते हैं? जब पुलिस नहीं सुनता है, सरकार नहीं सुनता है, अधिकारी नहीं सुनता है, तो फाइनली आदमी को उम्मीद होती है कि हम न्यायालय जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से रिलीफ लेके आएंगे अपने लिए। और अब तो नौबत ये आ गई है कि जहाँ से रिलीफ लेके आएंगे वो खतरे में आ गए हैं, वो खतरा महसूस कर रहे हैं, उनकी हालत ख़राब कर दी गई है। हर तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है उनको, लालच दिया जा रहा है उनको, राज्यसभा भेजने का लालच हो, चाहे गवर्नर बनाने का लालच हो। मतलब जो भी जजेस हैं, 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो तुम सरेंडर कर दो और चलो, तुमको कुछ मिल जाएगा यहाँ पे गिफ्ट वगैरह बाद में रिटायरमेंट के बाद, और या तो फिर लोया बना दिए जाओगे। ठीक है, 2 रास्ते कर दिए गए। अब ये जो तीसरा रास्ता है वो ये बचा हुआ है कि हम सड़क पे हैं। जो आपने लोहिया की बात की कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, तो ये आवारा से कुछ ज़्यादा हो गया है मामला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे संसद का जो इस समय जो माहौल है ये अब आवारा से ज़्यादा हो चुका है, आवारा से आवारगी में आ गया, आवारगी में आ गया है बिल्कुल। तो
बहुत ज़रूरत है इस पे कि एक्चुअली जो हम लोग की जिम्मेदारी है एज अ लॉयर, जो मैं फील करता हूँ, ठीक है, कि आपने चर्चा भी की कि जो सारा नेशनल मूवमेंट है, हमारा जो डेमोक्रेसी जो हमने हासिल किया है, बाबा साहब खुद एक लॉयर थे, और जो हमारी नेशनल मूवमेंट में सारे लीडर रहे हैं लगभग सारे लॉयर्स ही हैं, उस तरह के बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो स्ट्रगल जो है, जो लॉबी स्ट्रगल करती है, अब हमला उस पर आ चुका है, अब अटैक उस पर हो रहा है। 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जयंती है, और जहाँ से डेमोक्रेसी जहाँ से शुरू हुई है, संविधान बाबा साहब ने देश को दिया है, और वहाँ से हम जो है डेमोक्रेटिक सेटअप में आते हैं। अब उसका जो एकमात्र जो पिलर था, जो थोड़ा बहुत जिससे उम्मीद जनता को बच गई थी, अब उस आखिरी पिलर पे इन लोगों ने पूरी तरह से हमला बोल दिया है खुलेआम। अब इसमें कोई हर चीज़ आप मतलब यहाँ पे फील होता है। हम लोग चर्चा करते हैं कोर्ट में बैठ के, जजमेंट्स वगैरह जो आते हैं, जो हम लोग आर्गूमेंट करते हैं, तमाम लॉयर्स को ओपनली समझ में आता है कि यहाँ पे लीगल पॉइंट है, हमको रिलीफ मिल सकती है। अगर वो मसला कोई पॉलिटिकल है, आरएसएस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो पहले से ही डरता रहता है आदमी कि जो है जज फैसला पता नहीं क्या देगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक हमेशा ये बात होती है कि ये जो मुद्दा है, कहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं है, कहीं इससे जो है आरएसएस की, बीजेपी की आइडियोलॉजी तो हर्ट नहीं हो रही है, कहीं कोई संगठन उस तरह का इन्वॉल्व तो नहीं है इसमें अगेंस्ट। क्यों? जैसे ही ऐसा होगा, जैसे आपका मसला था कोर्ट में, तो तुरंत वो जो तो सज्जन आदमी जी, अरे आप बहुत सज्जन आदमी है, इसलिए तो हमला हो रहा है। सज्जन होना है तो इस समय मतलब बहुत खतरनाक हो चुका है। हमला हो चुका है, प्राचा जी के ऊपर हमला हो चुका है, इनके ऑफिस पे रेड पड़ चुकी है, सज्जन होने की, ये टर्मिनेट हो चुकी है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि सज्जन डॉक्यूमेंट्स बना के टर्मिनेट किया। हाँ, तो सज्जन होना इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द गवर्नमेंट। सज्जन लोगों की जगह नहीं है यहाँ पे। सज्जन लोगों की, डेमोक्रेटिक लोगों की, वाइज लोगों की, और जो वोकल हैं, जो बोलेंगे। अब जो नहीं बोल रहा है उससे कोई खतरा नहीं है। लॉयर से ज़्यादा कोई नहीं बोलता, उनका नाम ही अधिवक्ता होता है। तो अब अधिवक्ता पे और वो जो लॉबी है, जुडिशरी है, जजेस हैं, हम सारे उसका हिस्सा हैं। अब हमला हमारे ऊपर सीधे हो रहा है, तो हमें उसको प्रोटेस्ट करना होगा, चाहे वो सड़क पे करना हो, चाहे कहीं भी करना हो, हर जगह हम उसका प्रोटेस्ट करेंगे। और ये जो मूवमेंट जो है शुरू हुआ है सेव कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो मूवमेंट, ये 14 अप्रैल को जो मार्च हो रही है पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, तो उसका हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बनना चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉयर्स वगैरह उसमें और ज़्यादा जुड़ें। और लोग हैं, लोग महसूस करते हैं कि, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी संगठन से नहीं जुड़े होने के कारण या इंडिविजुअल फील करने के कारण लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं, या उस तरह का ट्रेनिंग नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है। तो कोशिश करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसमें जोड़ा जाए और इस मूवमेंट को सफल बनाया जाए, क्योंकि फाइनली रास्ता हम ही लोग से निकलेगा और कहीं से रास्ता नहीं निकलेगा। जो आदमी अपनी ज़िंदगी में खाने जीने की लड़ाई लड़ रहा है, वो तो समझ भी नहीं पाता कि क्या ऊपर चल रहा है, क्या देश में क्या चल रहा है, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह से शट डाउन किया जा रहा है कि मुंह बंद रखो, कोई नहीं बोलेगा। ये पुलिस स्टेट बना दिया गया है, हर जगह पुलिस लगा दी गई है। अब इतनी पुलिस, 50 लोगों की भी मीटिंग होती है तो पुलिस जाकर 50 लोगों की मीटिंग रोक लेती है पुलिस। और हर जगह इतनी पुलिसिंग मैंने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में, कि हर जगह आपको इमरजेंसी में पैदा नहीं हुए थे ना, नहीं, उसके बाद पैदा हुए हैं, तो इसलिए हमने वो देखा नहीं है। तो इस समय मैं जो फील करता हूँ कि अपने टाइम में इतनी पुलिसिंग मैंने कभी नहीं देखी है जो इस समय हो रही है। तो अब ये हमला जो है अपने आखिरी स्टेज पे है। बाकी पिलर्स तो खुद पे कब्जा कर लिया है, सरकार इन्हीं की है, कार्यपालिका खत्म, मेजॉरिटी इन्हीं की है, विधायिका खत्म, और अब मीडिया तो कुछ है ही नहीं। अब फाइनली जुडिशरी है, अब डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है, लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है। तो अब इसको बचाने की अब लड़ाई आखिरी स्तर पर जी जान से हमें लड़नी पड़ेगी, और हम लोग लड़ेंगे, हम लोग इसका हिस्सा बनेंगे। चलिए मयंक साहब हैं सोशल साइंटिस्ट, लॉयर टर्न्ड सोशल साइंटिस्ट भी हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, हिंदू प्रिंट वगैरह में इनके आर्टिकल छपते रहते हैं। और ये क्या सोचते हैं अभी गतिविधि को लेकर, ये जानना जरूरी है। सबसे यंगेस्ट लॉयर है कि सुफियान है? अच्छा, सबसे यंगेस्ट आप हैं। चलिए जी मयंक साहब। किसी भी लॉयर को यंगेस्ट नहीं कहना चाहिए। क्यों? पब्लिकली नहीं, यंगेस्ट लॉयर सचिन तेंदुलकर भी हो सकता है, 12 साल में भी खेल सकता है। जितना ज़्यादा ग्रे हेयर्स होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। वो तो हर फील्ड में, हमारे में भी। इसमें दो तरह की बातें हैं जो मेरी समझ में आती हैं। जुडिशरी हो या कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी ऑर्गन है, हर ऑर्गन के जिस तरह से मैं मतलब किसी भी ऑर्गन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को सैक्रोसेंट मानने के आइडिया के अगेंस्ट में हूँ, तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती है। क्योंकि जब सैक्रोसेंट मान लिया जाता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, जो अभी तक माना जाता रहा कुछ सालों पहले तक हमारे यहाँ के हाईएस्ट जुडिशरी को, उसके बाद उसका इवॉल्व होना बंद हो जाता है, उसमें बेहतरी के चांस कम हो जाते हैं जब उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते।
और यहाँ की जुडिशरी में भी पहले जो शुरुआती दौर के जजमेंट है, जैसे चंपकम दुरायरा जिनसे लेके आरसी कूपर तक के आप जजमेंट देख लीजिए तो समझ में आता है कि इस जुडिशरी का भी कैरेक्टर क्या रहा है। बहरहाल, लेकिन ये चर्चा का दौर है, इस पर विमर्श होगा, इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी में डिबेट हो सकती है, इसमें जनता का पक्ष रखा जा सकता है। लेकिन किसी सरकार का कानून मंत्री खुलेआम आके अगर ये कह रहा है कि यहाँ के कुछ जजेस या रिटायर्ड जजेस एंटी नेशनल है, तो इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन एंड वी मस्ट थिंक अबाउट इट, वेयर आर वी हेडिंग नाउ। सो ये बड़ा ही ताज्जुब का है। ताज्जुब कर हम लोगों को नहीं होता है, इन सब चीज़ों को आदत हो गई है देखते देखते। लेकिन अगर लॉ मिनिस्टर अगर ये कह रहे हैं और बाद में वो कह रहे हैं ऐसे जजेस की संख्या ज़्यादा नहीं है, 3, 4 या 5 ऐसे कुछ उन्होंने नंबर बताया है, अगर 3 या 4 या 5 डिसेंटिंग वॉइसेस जो कि उनसे के मत से अलग रखने वालों को वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो स्थिति तो भयावह है। तमाम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पहले जेलों में डाले जाते रहे, अभी भी डाले जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स भी जेलों में डाले जा रहे हैं। तमाम तरह का सर्विलांस स्टेट बना दिया है आपने। अगर वहाँ पे कोई जज अगर अपना जो उसका जुडिशल डोमेन है, अगर जो उसका लीगल एक्यूमेन है, अगर वो उसको वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको यूज़ करके अगर वो जुडिशल माइंडसेट से अगर वो कोई भी डिसीजन दे रहा है, आपने तो उसको एक चेतावनी पहले दे दी कि जो स्टेट कर रहा है, जो गवर्नमेंट ने कह दिया है, उससे आप अलाइन नहीं करोगे, इसका मतलब आप एंटी नेशनल हो। तो ये तो आपके सामने ये बेसिकली एक स्टेटमेंट नहीं है, ये आपको एक एसओपी दे दी गई है कि ये आपके लिए ये इस तरह से आपको चलना है, ये स्ट्रक्चर है, आपको इस लाइन पे चलना है और ये बात है। तो जुडिशरी के लिए बड़ा इस पे कॉल जुडिशरी की तरफ से भी आना चाहिए, जुडिशरी को अपनी रक्षा खुद करनी, क्योंकि हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट शायद दुनिया के सबसे ताकत सुप्रीम कोर्ट में से एक है, जिसने पावर, कई सारी पावर, मैं असप्शन भी कहता हूँ, आगे उसने जुडिशल एक्टिविज्म से आगे कई सारी पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स भी अपने अंदर ले रखी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए, बार को भी कंसर्न होना चाहिए, और तमाम बार, बेंच और इस सबसे अलग ये जनता का पक्ष भी है कि भाई अल्टीमेटली जो भी है वो सब जनता ही मान लेके, तो इस पर सोचना चाहिए। शुक्रिया। चलिए, सुफियान है और सुफियान से जानना ज़रूरी है कि देश में माइनॉरिटीज़ पे हमले बढ़े हैं पिछले 7-8 वर्षों में। एज ए लॉयर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, उसका एक्सपीरियंस, और जब बाहर आप जाते हैं, कहीं दिल्ली से बाहर जाते हैं, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, कहीं और, तो किस तरह की फीलिंग आपकी होती, कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, कैसे देखते हैं? इससे पहले तो सर मैं बताना चाहूँगा आपको कि 140 करोड़ की जनता वाले देश में चंद मुट्ठी भर मनवादी मानसिकता वाले लोग और माफीवादी मानसिकता वाले लोगों ने एक सरकार बना ली, और थोड़े से वो इस धोखे में है कि शायद वो 100 साल तक या 800 साल तक वो इस देश पर हुकूमत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी भूल गए कि बाबा साहब ने हमें एक संविधान दिया, और वो इतना मजबूत संविधान दिया कि वो अपने आप को जितना मजबूत समझ रहे हैं, वो उस संविधान के आगे कुछ भी नहीं। इसीलिए उन्हें उस संविधान से खतरा है। वो उस संविधान की प्रतियां जलाते हैं, उस संविधान पर हमले करते हैं, उस संविधान को मानने वाले लोगों पर हमले करते हैं। इसी संदर्भ में हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बैनर के नीचे संविधान को बचाने के लिए एक मार्च निकाल रहे हैं, ताकि इस संविधान को भी बचाया जा सके। हालांकि संविधान में खुद इतनी ताकत है, लेकिन ये संविधान जो है, हम भारतीयों ने इसे इनेक्ट किया है, इसलिए हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि इस संविधान को लोगों तक बचाएं और इसको आगे फॉरवर्ड करें। चलिए, आखिरी सवाल राजा साहब से लेते हैं। राजा साहब, आप हमारे सीनियर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं आप। भारत समाज बहुत ही हेट्रोजिनस है ना, कल्चर्स हैं, और जो भी संस्थाएं हैं वो कल्चर का रिफ्लेक्शन, समाज का रिफ्लेक्शन उसमें आता है। जाहिर है जुडिशरी में भी आएगा। और डॉक्टर अम्बेडकर का राइटिंग्स में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर अधिकारी और मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होते हैं। अगर भ्रष्ट हो तो कोई भी पक्ष उसको खरीद सकता है, लेकिन भ्रष्ट होने की अपेक्षा वो ज़्यादा पक्षपाती होते हैं, और जब भी उनको अपने विजडम का इस्तेमाल करना होता है तो वो अपने जात वाले की तरफ करते हैं।
आज आप सेव कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं और जुडिशरी को बचाने के लिए 14 को कर रहे हैं, मैं आऊँगा ही। लेकिन क्या 2018 के पहले या डीवाई चंचूड़ के बनने के पहले जिस तरह के फैसले आए हैं, बहुत सारे, कुछ इमोशन से आए हैं, छन के इमोशन से आए हैं, कुछ ऐसे फैसले आए हैं कि सोशल मीडिया में और इंटेलेक्चुअल्स ने क्रिटिक किया है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देख रहे हैं? क्या पहले जुडिशरी में किस जुडिशरी को बचाएंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी आपका। और आपने बाबा साहब को कोट किया, तो बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो चीज़ों को क्लैरिटी से समझते थे और चीज़ों का अंजाम बाद में क्या होने वाला है वो भी क्लैरिटी से समझते थे। इसीलिए बाबा साहब के जो बुनियादी फार्मूला था वो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ज़मीन से लेके और आसमान तक देश में हर चीज़ में, ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट था। खैर पूना पैक्ट के बाद वो नहीं हो सका, तो ये नेक्स्ट बेस्ट जो चीज़ उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए, सब कमज़ोर वर्गों की हिफाजत के लिए की, वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। ये नेक्स्ट बेस्ट, फंडामेंटल, ये सब वोटिंग राइट विदाउट एनी कंडीशन। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये सब सेकंड बेस्ट थी। वोटिंग राइट तो वो करते ही, लेकिन जो कमज़ोर वर्गों की रक्षा के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो कल्पना की, जितनी जिसकी संख्या भारी उतना वो गवर्नेंस में जाएगा, वो डिफीट हो गई है क्योंकि बाबा साहब का ओरिजिनल प्लान नहीं चला। तो ये नेक्स्ट बेस्ट प्लान है। जुडिशरी के बारे में जहाँ आप कह रहे हैं, जैसे बाबा साहब ने कहा ना, भ्रष्ट होने से भी ज़्यादा वो पक्षपात की मानसिकता से है। वो भी क्यों है? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में सभी वर्गों की नहीं है, किसी वर्ग की ज़्यादा है, इसलिए ये सारा पक्षपात की भी जो नुकसान है वो हो पा रहा है। वरना पक्षपात हो ही नहीं पाएगा अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के हिसाब से जुडिशरी में भी लोग होंगे, हर फील्ड में होंगे। खैर, अब जहाँ तक आपकी दूसरे सवाल की बात है कि 18 से पहले या अभी डीवाई चंचूड़ के पहले बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ आज़ादी के बाद से असेसमेंट एक भी फैसला किसी भी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ऐसा नहीं आया है जो किसी भी कमज़ोर वर्ग को होलिस्टिक जस्टिस देता। होलिस्टिक जस्टिस मतलब ये है कि आपके दोनों हाथ काट लिए, एक उंगली वापस कर दिया आप, और देखो हमने उंगली वापस कर दी, पैंट उतार लिया, बेल्ट पकड़ा दिया। ऐसा काम हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच मैं बता रहा हूँ। और जो बेल्ट दिया वो भी आपने देखा कि वो काट दिया था, उससे भी आप ठीक से लग भी नहीं रहा, कपड़ा भी नहीं बांध पा रहे हैं उससे। और उसका भी दुरुपयोग हो रहा है कि वो बेल्ट भी इस तरह की दी जाती है कि आपका वो कोई मदद ना आ सके। जो ये कमज़ोर जजमेंट भी, पहले तो कोई भी मजबूत EWS का जजमेंट आया है, बाबरी मस्जिद पर आया है, तमाम इस तरह के फैसले। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, जो हक में हो किसी भी वीकर सेक्शन के, SC के हक में कोई जजमेंट, होलिस्टिक जजमेंट, एक जजमेंट मुझे बता दीजिए किसी भी हाई कोर्ट से, एक और सुप्रीम कोर्ट से, कोई नहीं है होलिस्टिक। ST के हक में कोई होलिस्टिक नहीं, OBC के हक में कोई होलिस्टिक जजमेंट नहीं आई है, माइनॉरिटी के हक में कोई होलिस्टिक जजमेंट नहीं आई, महिलाओं के पक्ष में पार्शियल कभी कुछ ना होलिस्टिक की बात हो रही है दिखाने के लिए। और यहाँ टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रख दी जाएंगी, मगर साथ में कंडीशन होगी आप छू नहीं सकते। किताब तुम्हारा, पन्ना हमारा नहीं, यहाँ रखा है ना ये। आप इसको, इस फोन को, उसके आगे मैं जा रहा हूँ। आपको किताब पकड़ा दिया, हाँ, जब आप किताब खोल रहे हैं तो बोले पन्ना हमारा है। यहाँ तक तो मैं मानता ही नहीं कि किताब भी हमारे हाथ में आती है। हमारा रखी है, देख लो, तुम्हारी है मगर तुम इसे छू नहीं सकते। ये इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। और जब तक इसमें अल्टीमेट फैसला नहीं होगा, वो तभी होगा जब बाबा साहब का ओरिजिनल सपना पूरा हो, इसी संविधान के माध्यम से। तो इसमें जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से जजेस बनने शुरू होंगे, आप सी ऑफ चेंज देखेंगे। क्योंकि अगर कोई ईमानदारी से भी ऐसा व्यक्ति जिसने कभी गरीबी, कमज़ोरी, पिटाई झेली ना हो, तो वो महसूस ही नहीं कर सकता उस पीड़ा को। उसके लिए वो एक किताबी बात होती है। ये भी हम रोज लड़ते रहते हैं, हमें पता है। कॉलेज में कोई भी जो अच्छे जजेस भी हैं ना, जो बिल्कुल निष्पक्ष जजेस हैं, वो भी इस बात को नहीं मानते हमारी आर्ग्यूमेंट करने। जैसे डॉक्टर ऋतु का केस है, या ये राजेश जी, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ा हूँ केस। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो कभी इस बात को मानते ही नहीं है कि ये ऋतु जी पुलिस स्टेशन में जाएंगी, कानून में लिखा है साफ के इनको तुरंत FIR की जाएगी। वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि कोई पुलिस वाला इनकी FIR नहीं करेगा। वो इतने
मतलब उनको इस बात को समझाने के लिए हमें, और ये रोज़ की हकीकत है। अगर वो भी उन वर्गों से आते हैं जिनकी पिटाई हुई है, पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर जाने पे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब वो इस बात को समझ पाते हैं। ये एक बुनियादी बात है। तो इसीलिए आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मयंक जी ने और बाकी लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, जुडिशरी को बचाना क्यों आवश्यक है। इस जुडिशरी को जिसको मैंने बताया कि एक भी होलिस्टिक जजमेंट नहीं दी, उस जुडिशरी को भी बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आखिरी होप है। और इस जुडिशरी को मजबूत करेंगे तो अब जुडिशरी के लोगों को भी समझ में आएगा कि हमारी रक्षा करने के लिए पूरी देश की जनता ही है हमारा जो सिक्योरिटी वॉल्व है। नहीं तो हमें भी गुलाम वैसे बना लिया जाएगा जैसे पुलिस के अधिकारियों को केज्ड पैरेट बना लिया जाएगा हमें भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही टिप्पणी की है। मयंक साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, किरण रिजिजू साहब रिटायर्ड जजेस को धमका रहे हैं, डायरेक्ट धमका रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आज आप जजमेंट दो तो दो रास्ते हैं आपके पास, रिटायर होने के बाद देख लेंगे, फिर रिटायर होने के बाद देख लेंगे। ये है। अब मैं आपको आज के परिप्रेक्ष्य में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बताना चाहता हूँ कि अडानी जी के खिलाफ बहुत सारे लोग केस डालना चाह रहे हैं। तो ये उस परिप्रेक्ष्य में मैसेज है कि अडानी जी के खिलाफ किसी जज ने कोई फैसला दिया तो रिटायर तो हो गए। इतने इसके रैमिफिकेशंस हैं, इतने इसके आयाम हैं। इसीलिए आज के टाइम में इस जुडिशरी को बचाना ज़रूरी है। इस कोलिजियम सिस्टम को बचाना भी अभी के टाइम में, ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है। ज़रूरी क्यों है कि दो तरह के कोलिजियम हैं हमारे सामने। एक कोलिजियम में पूरी कोलिजियम नहीं, एक कोलिजियम में मैं बता रहा हूँ ना, दो लोग हैं जो कि फिक्स्ड हैं, 3 लोग हैं मेरे ख्याल से फिक्स्ड हैं, वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और मोहन भागवत जी। ये परमानेंट कोलिजियम है। दूसरा कोलिजियम ऐसा है जो चंद्रचूड़ जी हैं अभी उसमें, कौल साहब हैं, ये 5 लोग हैं। इन दोनों कोलिजियम की अगर चॉइस है तो हम कौन सा कोलिजियम चुनेंगे? जो चंद्रचूड़ साहब वाला कोलिजियम है वो बदल जाएगा, दूसरे जज आ जाएंगे, लेकिन ये कोलिजियम 3 का एक ही रहने वाला है। तो ये ऑप्शन जब है तो आप कौन सी ऑप्शन बचाने की कोशिश करेंगे, ये है बात। चलिए, सफलता मिलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या कह लीजिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसको पचा जाना। सत्ता होना बेहद ज़रूरी है, सत्ता होनी चाहिए, लेकिन सत्ता का कैसे इस्तेमाल करते हैं यह आपका इतिहास तय करेगा कि आपने क्या किया था। ब्रिटिश हुकूमत जिसके साम्राज्य में कभी सूरज का अस्त नहीं होता था, आज अपने बुरे दिन से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था खराब है और वहाँ के लोग भारतीय मूल के इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाए। इतिहास बहुत क्रूर होता है, इतिहास से सत्ताएं डरती हैं। अगर आप मुग़ल काल को इतिहास के पन्नों से हटा देंगे तो इतिहास उससे ख़त्म नहीं हो जाएगा। सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कोई ना कोई कौतिकी बारीकी आंख वाला आदमी फिर ढूंढ के आके लिख देता है। कहने का मतलब लब्बू लुआब ये है कि जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका एक तरह से उस पर दबाव है और अपने हिसाब से सरकार चाहती है काम करवाएं। एक्टिविस्ट, एडवोकेट, स्पीकिंग माइंड, जो बोलने वाले लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको धमकियाँ दी जाती हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, मुकदमे होते हैं, जेल चला जाता है। लेकिन इन सब के बीच हमने एक मुहिम चलाई थी और वो यूनिवर्सिटी IITs को लेकर चलाई थी कि हाउ डेयर यू। इसलिए झुकने का नहीं, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया, जय भीम।